इस वक्त मैं किशनगंज के फल चौक में मौजूद हूं। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर, कानून को लेकर जिस तरीके से एक तरफ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ खबरें भी उसी हिसाब से चलाई जा रही हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल के ज़रिए चैम्बर शूज़ के बारे में बताया गया कि 25 रुपया महीना इस चैम्बर शूज़ के द्वारा किराया दिया जा रहा है। लेकिन जब न्यूज़विन की टीम यहाँ पर पहुँची है तो उसकी सच्चाई जानने की मैं पुरजोर कोशिश करूँगी कि आखिर क्या वाकई 25 रुपया चैम्बर शूज़ के मालिक दे रहे हैं। अगर दे भी रहे थे उसका वजह क्या हो सकती है, ये फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़विन के ज़रिए आपको हमेशा सच खबर दिखाई जाती है। और मैं आपको बता दूं, बिहार में 29,000 बीघा ज़मीन वक्फ की प्रॉपर्टी है और बिहार का पहला ज़िला किशनगंज ज़िला है। 38 ज़िले में पहला ज़िला किशनगंज है, जहां पर 4,000 जो बीघा ज़मीन है वो किशनगंज में है। यानी सभी ज़िले से सबसे ज़्यादा पहला ज़िला किशनगंज में बता रही हूं कि 4,000 बीघा ज़मीन है, यानी वक्फ की प्रॉपर्टी यहां पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई 25 रुपये किराए की जो बात सामने आई है उसमें कितनी सच्चाई है, उस सच्चाई को जानना ज़रूरी है। और यहाँ के जो मालिक है, चैम्बर शूज़ के मालिक है, उससे मैं जानने की कोशिश करूँगी कि जो खबरें चलाई जा रही है एक न्यूज़ चैनल के ज़रिए, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है। क्योंकि जब तक आप सच्चाई तक नहीं पहुंचेंगे, मुझे जो जानकारी मिली है कि मालिक से बात नहीं होकर करके खबरें यूं ही चलाई गई है, जिसका फैक्ट चेक करने के लिए न्यूज़विन की टीम यहां पर पहुंची है। क्वेश्चन करना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी के साथ न्यूज़विन लगातार आपके सामने सच और निष्पक्ष पत्रकारिता के जरिए हमेशा अपनी बात आपके सामने लाने की कोशिश की जाती है। बिना इंटरव्यू लिए हुए, बिना बात जानकारी लिए हुए इस खबर को चलाई गई है। इसको जानने के लिए न्यूज़विन की टीम चैम्बर शूज़ के मालिक के पास अभी पहुंची है और मैं जानने की पूरी कोशिश करूंगी कि इस 25 के पीछे वजह क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी, अपना नाम बताया पहले सर। जी, मेरा नाम खालिद सरफराजी है और हमारी फर्म का नाम SM हनीफ एंड कंपनी है। इसमें हमारे एक बड़े भाई हैं अरशद कमाल, मैं उनके साथ यहाँ रही है। जी, आप कितनी पीढ़ी में हैं? अभी SM हनीफ साहब की जो चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी आपकी? जी। अच्छा, 1910 से ये चौथी पीढ़ी चल रही है। लेकिन एक निजी चैनल के ज़रिए आपके बारे में खबर चल रही है, एक उस चैनल में बताया जा रहा है कि 25 रुपये महीना आप देते हैं। आप पूरे डिटेल से आप बताएं कि इस 25 रुपये के पीछे क्या वजह है और किसने जानकारी दी कि आप 25 रुपये पे करते हैं? जी जी जी, ये जानकारी न्यूज़ इंडिया के लोग कहाँ से लाए ये तो मुझे पता नहीं है। ये आपको जानकारी नहीं है? ये जानकारी मुझे नहीं है कि वो कब आए थे और कब ये न्यूज़ बनाए, और उनको ये जानकारी कहाँ से मिली है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमारा मामला ये है कि हमारी दुकान सन 1910 की थी और इसको जो बुलाकी सौदागर थे उन्होंने हमको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके ये प्रॉपर्टी दी है और इसका किराया भी उन्होंने तय किया था 340 रुपया सालाना। हम टेनेंट नहीं हैं, हम लीज़ होल्डर हैं। उन्होंने हमें परमानेंट लीज़ करके यहाँ दे दिया, परपेचुअल लीज़ डीड, जिसके तहत हम इसमें काम कर रहे हैं। और उसके बाद सन 1910 के बाद जो है कुछ विवाद हुआ था उनका आपसी ख़ानदान में, तो एक मामला फिर कोर्ट में गया था। फिर सन 1929 में फिर एक डिक्री है जिसमें चूँकि वक्फ का जो कानून है वो वक्फ का अपना कोई कानून नहीं होता है, वाकिफ़ की मंशा ही उसका कानून होता है। तो उसमें वाकिफ़ की मंशा है कि इस प्रॉपर्टी को SM हनीफ साहब को 340 रुपया सालाना के हिसाब से हमेशा के लिए उन्होंने दे दिया। और यही फ़ैसला फिर बाद में कोर्ट का भी आया और कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद जो उस वक्त के नॉमिनेटेड मुतवल्ली थे, कोर्ट ने फिर उनको कहा कि आप एक फ़्रेश एग्रीमेंट बना करके इनको दीजिए। तो उन्होंने भी एक फ़्रेश रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हमको बना के दिया। तो इस तरह से बुलाकी सौदागर के हाथ का भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, एक कोर्ट का डिग्री भी है और एक नॉमिनेटेड जो मुतवल्ली थे बुलाकी सौदागर के ज़रिए एक उनके हाथ का भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है हमारे पास। और तीनों में एक ही बात लिखी है, चूँकि ये परपेचुअल लीज़ डीड है, हम भाड़ेदार नहीं हैं, टेनेंट नहीं हैं, हम लीज़ होल्डर हैं। तो हमारा लीज़ जो है ये परमानेंट है, सदा के लिए। परपेचुअल वर्ड का इस्तेमाल किया कोर्ट ने, जिसमें ये होता है कि ये सदा के लिए ये चीज़ इनको दी जाती है 340 रुपया सालाना के दर से, चाहे कितनी भी जनरेशन आपका आ जाए। जी जी, जिसको हम देते आ रहे हैं और अब तक 114 साल हो चुका है। जी, 114 साल से हम इसमें हैं और हम रेंट जो इसका सालाना है वो पे करते हैं और रह रहे हैं। अभी इस वक्त जो है जो वक्फ बोर्ड के लोग थे उनको शायद वो बात नहीं समझ में आएगी,
नहीं आई होगी तो वो हमारा मामला लेकर के ट्रिब्यूनल में गए हैं। अब ट्रिब्यूनल में जो भी फैसला आएगा वो हमको भी मानना होगा, उनको भी मानना होगा। चूँकि उसमें कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट अपने ऑर्डर को खुद ही देखेगा। चूँकि उसमें एक डिग्री है तो कोर्ट ने उसमें सवाल किया है कि साहब इस डिग्री के ऊपर कोई डिग्री हो नहीं सकती है। अच्छा, जो डिग्री आपके पास कोर्ट दे चुका है उस डिग्री के ऊपर कोई डिग्री है नहीं? उस डिग्री के ऊपर कोई डिग्री नहीं हो सकती। सबसे पहले तो अगर बोर्ड को ये भी करना होगा तो उस डिग्री को तोड़वाना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर कोई दूसरी डिग्री आएगी। उस डिग्री को तुड़वाने के लिए कोई केस आप पर करता है, ये चाहता है तुड़वाने के लिए, तो क्या लगता है कि वो तोड़ा जा सकता है या नहीं जा सकता है? जी हाँ। किससे तुड़वाया जा सकता है? जी जी, ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर के जाना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए, ऊपर कोर्ट में। और मेरे ख्याल से तो इतना पुराना डिग्री जो है मतलब पॉसिबल नहीं है। जी। अच्छा, इससे पहले भी ऐसे सवाल जवाब आपसे किया गया है इस तरह से? ये पहली बार अभी वक्फ का जो मसला आया है तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक उछल करके सामने आ गए हैं। अब वो इंडिया टीवी वाले आए, पता नहीं किससे वो मैनेज हुए थे, नहीं हुए थे, या क्या था मामला, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन उन्होंने आकर के अपने से ही सारा, यहाँ तक कि उन्होंने जो अमाउंट बताया वो भी गलत है। वो गलत है? जी। आप एक्शन लेना चाहते हैं उस पर? हमने अपने वकील से बात की है, बातचीत चल रही है। अगर कोई ऐसा ये होगा तो फिर नोटिस करेंगे उनको। आपको डिग्री मिल चुकी है, कोर्ट के द्वारा सारी चीज़ें फाइनल है, सदा के लिए ये आपके पास है, आप उतना ही पैसे 340 रुपये सालाना भरेंगे, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? कोई नहीं जा सकता, कोई कोर्ट के ऊपर नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। जो कोर्ट का ऑर्डर है वो सबको मानना है। इसके बाद अगर कोई दूसरा कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो वो भी सबको मानना है। जी। और क्या इसकी हिस्ट्री ज़रा बता दें आप अपनी दुकान की, क्योंकि 110 साल पुरानी ये दुकान है, तो अब हिस्ट्री बताएं इसके बारे में। हिस्ट्री इसकी ये है कि SM हनीफ साहब को बुलाकी सौदागर ने ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके दिया था और उसके बाद जो है वो इसमें अपना कारोबार चला रहे थे। सन 1923 में शायद उन्होंने अपनी जायदाद को वक्फ कर दिया, तो उसमें ये भी प्रॉपर्टी हमारी आ गई। बाद में उनका आपसी कुछ ख़ानदानी डिस्प्यूट हुआ तो मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद जो है फिर सारी जायदाद की सुनवाई हुई, उसमें SM हनीफ कंपनी का भी जो ये प्रॉपर्टी थी इसकी भी सुनवाई हुई और इसके लिए फिर उसमें अलग से फैसला दिया गया। कोर्ट ने इसमें जो भी फैसला है वो उस डिग्री में लिखा हुआ है और हम उसी डिग्री के बिहाफ में इसमें रहते चले आ रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। तो आप किशनगंज के ही रहने वाले हैं फिर? जी, हम लोग किशनगंज के ही रहने वाले हैं। रहने वाला तो बाहर के, लेकिन अब एक ज़माना हो गया यहाँ बस गए। और क्या स्टोरी है आपकी दुकान से रिलेटेड, कुछ ऐसी स्टोरी है? जी, हमने तो नहीं, लेकिन हमारे से आगे जो हमारे वालिद साहब वगैरह थे या और जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हम लोग पहले एक ज़माना होता था जब ट्रैवल का एजेंसी वगैरह नहीं होता था और यहाँ बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन कम है, तो यहाँ के हाजियों को हज में जाने में बड़ी परेशानी होती थी। तो हम लोगों ने तकरीबन 40 साल यहाँ हाजियों की खिदमत की है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, इसके हमारे मौलाना असराउल हक कासमी साहब जो यहाँ के MP थे, वो जब MP नहीं हुआ करते थे, जमीयत में थे, तब से लेकर के जब तक वो हयात तक रहे, वो सारा फार्म वगैरह जो है वो हम लोगों को यहाँ भिजवाते थे और हम लोग उस फार्म को भरते थे, हाजियों का ड्राफ्ट बनाते थे, बना करके उसको हज कमेटी भेजते थे, फिर वहाँ से अप्रूव्ड होकर के आता था, फिर सारे हाजियों को हम लोग यहाँ से मैनेज करके रवाना करते थे हज के लिए। एक तो ये हमारा मतलब ये है खिदमत खल्क के तौर पे इसको हम लोग करते थे। जी जी, इसमें हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था हमारा। इसके अलावा हमने 40 साल 45 साल जो है वो चैरिटेबल होम्योपैथिक क्लिनिक चलाया है। अभी भी दवाएं वहाँ होंगी, अब तो बंद हो गया चूँकि हमारे डॉक्टर साहब रहे नहीं, गुजर गए हैं। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जी, फ्री ऑफ कॉस्ट दवा देते थे होम्योपैथिक की। यहाँ के जजेस भी उनसे इलाज कराते थे, IAS IPS भी उनसे इलाज कराते थे और जितने गरीब गुरबा या जो भी जिनको भी ज़रूरत होती थी वो सारे लोग उसका फ़ायदा उठाते थे। डॉक्टर साहब कौन थे? आपके फादर थे? जी, वो हमारे फादर नहीं, हमारे जो पार्टनर थे उनके फूफा थे वो। जी जी, खानदानी ही थे आप? खानदान के? जी जी, खानदान के ही थे। अच्छा, तो ये 40 साल आपने ये दवाएं चलाई। ज़रा कैमरा इधर दिखाइए, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जब आप कहीं पहुँचते हैं। ये ज़रा खोलिए, इसमें कहाँ पे है, देखिए ये कितने धूल पड़ गई अब तो इसमें, है ना? ज़रा इधर कैमरा पैन करके इधर दिखाइए इस चीज़ को। पुरानी यादें, बहुत पुरानी यादें हैं जिसको आपने संजो करके रखा है।
ज़रा दिखाइए होम्योपैथिक, जैसे कि बता रहे हैं कि किस तरीके से 40 साल खिदमत खल्क इन्होंने किया है। हाजी के लिए पेपर फॉर्म जो भी चीज़ें होती थी वो भर के आप लोग देते थे, हाजी को रवाना करते थे। और दूसरी तरफ आप देखें ये दवाइयाँ होती थी जो फ्री में गरीब तबके के लोग हो, IAS ऑफिसर हो या कोई भी हो, सबके लिए दवाइयाँ दी जाती थी। अच्छा, इस दवाई की पैसे भी लेते थे या? चलिए, पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी अब कोई मुफ्त में काम करता है। तो सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि सारी चीज़ें फैलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो खिदमत खल्क के तौर पर देखा जाए तो आपने एक दवाई का, इलाज का एक अच्छा ज़रिया बना कर रखा। और डॉक्टर साहब दवाइयाँ देते थे, गरीब हो अमीर हो हर तरह के लोगों को। 40 साल पहले तो बहुत, मुझे लगता है फल चौक या बिहार में बहुत पीछे रहा होगा जब आप ये काम कर रहे थे। यहाँ हमारा इलाका मतलब बहुत बैकवर्ड था उस टाइम पे, और फार्म वगैरह आने, चूँकि किसी चीज़ की सुविधा नहीं थी, डाक से ही सारा काम होता था। अब तो फैक्स है वगैरह वगैरह, तो उस वक्त जो है सारा कुछ जो है हम लोग डाक के ज़रिया से ही करते थे। डाक के ज़रिया से? जी जी जी। तो काम आपने ऑन रिकॉर्ड मुझे बता दिया, और आप लोगों ने क्या कुछ किया है? जी, अभी तो फ़िलहाल यही था हमारे जहन में जो हमने बता दिया आपको। जी, मतलब ये यादें हैं आप लोगों की जी जो जी खिदमत खल्क आपने अपनी कौम के लिए किया। जी जी। और कुछ बताने के लिए है आपके पास जो बताना चाहेंगे, इतिहास हो या फल चौक के बारे में कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? नहीं, और तो कुछ नहीं है जो था। और कुछ नहीं है? जी। चलिए, सरफराजी साहब ने, जब मैं यहाँ पर पहुँची तो 25 रुपये की वजह से मैं पहुँची हूँ। वक्फ कानून के बाद जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि ये अधिकार और इनका हस्तक्षेप खुद का होना चाहिए। देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछ दिया है कि आखिर इस कानून को लाने के पीछे वजह क्या है। अगर नियुक्ति गैर मुसलमान की जाती है मस्जिद, कब्रिस्तान या वक्फ बोर्ड में, तो क्या मुसलमान को भी मठ मंदिर के लिए नियुक्ति मिल सकती है, चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो या किसी हिंदू संगठन में हो या कोई संस्था हिंदू का हो जिसमें मुसलमानों की नियुक्ति होनी चाहिए। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब केंद्र सरकार से मान लिया है, और देखते हैं केंद्र सरकार क्या कुछ जवाब दे पाती है, नहीं दे पाती है। क्या यह कानून वापस लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय पर तमाम चीज़ें आधारित हैं। लेकिन जिस तरीके से खबर चलाई गई थी चैम्बर शूज़ के बारे में, जो कि फल चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, किशनगंज के फल चौक में, और 25 रुपये जो बताया गया था उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन जो डिग्री दी गई है इनको, ये सदा के लिए है। इनके चाहे 50 जनरेशन आ जाए या 5 जनरेशन आए, कंटिन्यू ये दुकान चलती रहेगी। अब तक 110 साल इस दुकान ने पूरा कर लिया है, यानी इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और बात खबर की रही, जिस तरीके से न्यूज़ चैनल के ज़रिए खबर दिखाई गई है उसमें पूरी तरीके से गलत साबित कर रहे हैं। और मैंने एक सवाल पूछ लिया काजी साहब से कि क्या इस पर आप एक्शन लेना चाहेंगे, तो इन्होंने कहा कि मेरा जो वकील है उनसे मैं राय मशवरा लूँगा, और मुझसे बात करी है कि ये खबर इस तरह से चलाई गई है तो क्या इस पर किसी तरह का एक्शन लिया जा सकता है। हम पहले उनको नोटिस दे करके ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने मेरे बारे में जो जानकारी ली वो कहाँ से ली है, किससे जुटाई गई जानकारी। जी। फिर वो जवाब देंगे कि उनको जानकारी कैसे मिली, कहाँ से मिली, गलत मिली या सही मिली। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आगे उसमें क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत शुक्रिया।